हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आए हुए हैं। ये जो चैप्टर है ये हमारा है चैप्टर 5 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। लेकिन क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स से सारे एक ही बुक में दिए हुए हैं, तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 5 जो है हमारा सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री है। हम ये पढ़ रहे हैं क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर second according to the book. According to the book is chapter 5 but according to the subject is chapter second. तो हमारा जो टॉपिक है आज का सेकंड टॉपिक, कल हमने फर्स्ट चैप्टर इसका पढ़ा था जिसमें हमने थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन किया था अबाउट हाउ द लाइफ बिगिन और बिगिनिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड ऑल। अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिया, दैट इज भारत, यानी जो हमारा इंडिया है जिसे हम भारत, हिंदुस्तान और भी डिफरेंट डिफरेंट नामों से जानते हैं। वो सारे नाम इसको कैसे मिले, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि क्योंकि हम क्लास 6 पढ़ रहे हैं तो क्लास 6 में आपको हर एक टॉपिक जिनके बारे में भी हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, 7th 8th क्लास में, उन सभी चैप्टर्स को छोटा छोटा ब्रीफ करके इन्होंने क्लास 6 में दिया हुआ है। तो आज हम पढ़ते हैं इंडिया दैट इज भारत। उससे पहले एनसीईआरटी की बुक में हर चैप्टर के फ्रंट में, स्टार्टिंग में, अभी जो हमारी न्यू एनसीईआरटी आई है, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में किसी ना किसी इंडियन जो थिंकर्स रहे हैं हमारे, उन्होंने कुछ लाइंस कही हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं अबाउट द टॉपिक। तो वो दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया है, इन इंडिया एट अ वेरी अर्ली टाइम द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी वॉज कंप्लीट made complete and became the very stuff of life of all this great surge of humanity between the Himalayas and the two seas. दो सीज के बीचों बीच, हिमालय और दो सीज के बीचों बीच एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी सभ्यता पनपी है जिसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं। ऐसा श्री अरविंदो जी ने कहा है। स्पिरिचुअल और कल्चरली जो है बहुत ही ज्यादा यूनाइट, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कंट्री, जिसको हम एक एक करके अब हम पढ़ेंगे। तो देखो, ये हमारा जो है पहले का एंशियंट मैप है, एक फिजिकल मैप है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जिसमें आपको रिवर्स वगैरह, यहाँ तो ये हिमालयस और हिंदू कुछ दे रखा है और फिर यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स दिए हुए हैं। नर्मदा है, तापी है, चंबल है, आ, कृष्णा है, कावेरी है। तो ये सारे सीरीज में रिवर्स दिए हुए हैं जिनमें कुछ के नाम चेंज हो गए हैं और कुछ के नाम अभी भी एज इट इज ही है। हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया, यानी कि इंडियंस ने कैसे नेम दिया इंडिया। तो ऋग्वेदा जो है वो हमारा सबसे एंशियंट टेक्स्ट है और हम देखेंगे चैप्टर 7 में इसके बारे में पढ़ेंगे। सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड है, ये हमें पता है। और इसने जो है इंडिया को जो नाम दिया, जो ऋग्वेदा में जो नाम इंडिया को दिया गया है, वो रखा था उन्होंने सप्त सिंधवा, जिसका मतलब होता है द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, यानी 7 जो रिवर्स हैं उनका लैंड, उनकी जमीन है ना। उसको इन्होंने क्या नाम दिया ऋग्वेदा में, सप्त सिंधवा, इंडिया का नाम है। ओके। द वर्ड सिंधवा कहाँ से आया है, सिंधु वर्ड से आया है, विच रेफर्स टू द इंडस रिवर, है ना। इंडस रिवर को क्या कहते हैं, सिंधु। जैसे बोलते थे ना सिंधु घाटी की सभ्यता, तो वही है, इंडस रिवर को ही क्या बोलते हैं यहाँ पर, सिंधु बोलते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेदा में सिंधु के बेसिस पर इसको क्या कहा गया, सप्त सिंधवा कहा गया, यानी लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहा गया है। आगे देखते हैं और भी अलग अलग, जब हम मूव ऑन करते हैं, मूविंग ऑन द टाइम, तो वी हैव सीन सो मेनी अदर टर्म्स विच इज यूज्ड एज इंडिया एंड फॉर इंडिया, है ना। बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज किए गए, जैसे कि महाभारत। महाभारत के बारे में हम बात करें तो ये इंडिया का सबसे फेमस टेक्स्ट है ना। और इसके अंदर, जो महाभारत के अंदर जो रीजन्स आते थे, जो जो जगहें आती थी महाभारत के अंदर, उन जगहों में, उन जगहों के नाम है, जैसे कि कुछ नाम इन्होंने दिए हैं, जैसे कश्मीरा यानी आज का कश्मीर, कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा में है, वांगा बंगाल का एक पार्ट है, और प्राग ज्योतिषा यानी कि आज का आसाम, कच्छ, कच्छा जिसे यानी कच्छ बोलते हैं, केरला के कुछ पार्ट्स हैं आज के। तो ये सारे कुछ रीजन दिए गए हैं जो महाभारत के अंदर आते थे, और इन सभी रीजन्स में को मिलाकर इंडिया को एक नाम दिया गया। बेसिकली महाभारत के अंदर दो टर्म्स यूज किए गए, द फर्स्ट वन इज भारत वर्षा एंड द सेकेंड वन इज जम्बू द्वीपा, है ना। दो टर्म यूज किए गए, भारत वर्षा एंड जम्बू द्वीपा, किसमें यूज किया गया, महाभारत में। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं न्यू एनसीईआरटी जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है।
और ये हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री, है ना। दिस ईयर से ये सभी स्कूलों में जो है न्यू एनसीईआरटी जो है अब चलना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट ईयर भी कुछ स्कूलों ने इसे अडॉप्ट किया था, अपनाया था। तो इसका मतलब ये है कि अभी आने वाले टाइम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें इन सब एनसीईआरटी से क्वेश्चंस 200% जरूर पूछे जाएंगे। तो जो दो फर्स्ट टर्म है भारतवर्षा, क्लियरली इसका मतलब है कि पूरा सब कॉन्टिनेंट का, पूरा एंटायर जो लैंड है सब कॉन्टिनेंट का, उसको कहा गया भारतवर्षा, जिसका मतलब क्या होता है, द कंट्री ऑफ द भारतास, यानी भारतीयों का देश। भारता इज अ नेम फर्स्ट अपीयर कहाँ हुआ, ऋग्वेदा में सबसे पहली बार भारत वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। और इसके अलावा कई लिटरेचर में आगे चलकर कई राजाओं ने भारत, अपना नाम भी भारत रखा, भरत भारत रखा। ठीक है, ये कई लिटरेचर्स में लेटर ऑन हमें उनसे पता चलता है। जो सेकेंड टर्म है वो है जम्बू द्वीपा। बेसिकली जम्बू द्वीपा का जो मतलब होता है वो होता है द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ जामुन ट्री। हम सभी जामुन खाते हैं ना, तो जामुन ट्री जो है आइलैंड, एक ऐसा आइलैंड जहाँ पे बहुत सारे जामुन के पेड़ हैं, इसको कहा जाता है वैसे तो जम्बू द्वीपा। लेकिन वी ऑल नो, अब इंडिया में ऐसे तो बोलेंगे नहीं ना कि जामुन का ट्री है या जम्बुल ट्री है। तो यहाँ पे जम्बू द्वीपा का मतलब होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इंडिया का सारा भूभाग, सारा हिस्सा। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं आपको जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको कोई ऐसे पॉइंट में डाउट है जहाँ आपको ऐसा लगता है कि मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया है या इसका और बेटर कोई एक्सप्लेनेशन हो सकता है, तो प्लीज कमेंट बिलो। आई विल कीप इट माइंड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने जम्बू द्वीपा और भारतवर्षा के बारे में नाम तो सुना, लेकिन फिर भी एक एक कंफ्यूजन सा रहता है कि सच में जम्बू द्वीपा नाम था भी भारत का या नहीं था। क्योंकि अभी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वी हैव सो मेनी एविडेंसेस अबाउट इट कि हाँ, इसमें बहुत सारी बातें सच हैं, बहुत सारी बातें सच हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, इसमें संशय है, राइट। तो इसके बारे में कि क्या जम्बू द्वीपा सच में से कहा भी जाता था या नहीं, तो एक इंडियन एम्परर रहे हैं जिनके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना आप जान लो कि वो जो इंडियन एम्परर है उनका नाम है अशोका, द वेरी फेमस अशोका। और उनके इंस्क्रिप्शन पे, जो उन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे, उस इंस्क्रिप्शन में एक जगह पर हमें जम्बू द्वीपा वर्ड जो है वो नाम सुनने को हमें मिलता है। डिस्क्राइब किया है उन्होंने होल इंडिया को। ठीक है, पूरे इंडिया को जम्बू द्वीपा के नाम से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। और उस समय जम्बू द्वीपा मतलब जिसके अंदर पाकिस्तान भी आता था, अफगानिस्तान भी, और हमारा बांग्लादेश भी आता था। ठीक है, ये एक छोटा सा मैप है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि पहले का जो एंटायर भारतवर्ष था वो क्या था, कौन कौन से रीजन उसके अंदर आते थे। अब देखो, ये तो बात कर ली हमने इंडिया की। अब कुछ फॉरेनर्स भी रहे हैं, कुछ फॉरेन जो हमारे थिंकर्स रहे हैं जिन्होंने इंडिया को अलग अलग नाम दिया है, जिसमें हमारा जो है सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पर्शिया के, पर्शियंस। ठीक है, पर्शियंस हैं हमारे, चाइनीज थिंकर्स हैं हमारे, ग्रीक के हैं, है ना। आगे फिर हम ब्रिटिश वगैरह के बारे में आगे की फ्यूचर की क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हमें ये पढ़ना है। जो फर्स्ट फॉरेनर जो था हमारे इंडिया में, जो इंडिया जो मेंशन किया जिसने, वो है पर्शियंस थे। 6th सेंचुरी बीसीई में आए थे और उन्होंने पर्शियन एम्परर लॉन्च अ मिलिट्री कैंपेन, है ना, एंड गेन कंट्रोल ऑफ। उन्होंने क्या किया, एक मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया था। इंडस रिवर के आसपास उन्होंने कंट्रोल अपना गेन कर लिया था। ठीक है, अपने मिलिट्री कैंपेन के हेल्प से इंडस रिवर के आसपास का जितना भी हिस्सा था उन सब पर उन्होंने क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। और इसीलिए एज यू सॉ वाज अर्लियर कॉल्ड सिंधु, और इसीलिए हम जानते हैं कि उस एरिया को पूरे को क्या बोला गया, सिंधु। मैंने अभी भी आपको स्टार्टिंग में अभी बताया था कि इंडस रिवर के आसपास वाले एरिया को क्या बोला जाता था, सिंधु बोला जाता था। सो इट इज नो सरप्राइज। अर्लियस्ट रिकॉर्ड्स एंड स्टोन इंस्क्रिप्शंस वगैरह में भी हमें देखने को मिलता है। फिर क्या था, द पर्शियंस रेफर टू इंडिया एज हिंद। पर्शियन इंडिया को कैसे रेफर करते थे, हिंद बोलते थे या हिंदू बोलते थे या फिर हिंदू भी बोलते थे। देखो यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड दैट हिंदू जो है, यहाँ पे जो हिंदू वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, दिस इज नॉट रिलेटेड विद रिलीजन, अंडरस्टैंड, कीप इट इन योर माइंड। रिलीजन से रिलेटेड नहीं है यहाँ पर हिंदू। यहाँ पर हिंदू का मतलब है ज्योग्राफिकल टर्म। ठीक है, यहाँ पर हिंदू को एज अ ज्योग्राफिकल टर्म इन्होंने यूज किया है, ना कि एज अ रिलीजन। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया का मतलब ये है कि वहां पर सारे इंडियंस रहते हैं, सारे हिंदू रहते हैं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। हिंदू वर्ड जो उन्होंने यूज किया वो यूज किया इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया को देखकर। ठीक है,
बेस्ड ऑन दिस पर्शियन रिसोर्सेज के बेसिस पर अगर हम बात करें तो उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है जो एंशियंट ग्रीक नेम है इस रीजन का इंडिया का, वो है इंदोई या फिर इंदाइक। ठीक है, उन्होंने जो हमारा पर्शियन है उन्होंने इंदोई और इंडाइक क्यों कहा? इंदोई और इंडाइक क्या है? तो बेसिकली इंडोई इंडाइक यानी उन्होंने जो है यहाँ पर एच जो वर्ड है उनके अल्फाबेट में, जो वो अल्फाबेट यूज करते हैं ग्रीक, उनके अल्फाबेट में एच जो वर्ड है वो एब्सेंट है। ठीक है, देर इज नो प्रेजेंस ऑफ एच, इसीलिए एच रिमूव हो गया और वो इंदोई और इंदाइक बन गया। यानी सिंधु हमने बात की, सिंधु से वो बना हमारा हिंदू, और हिंदू से वो बन गया हमारा इंदोई या फिर इंदाइक। अब आ जाते हैं हम एंशियंट चाइनीज उनके ऊपर कि जो चाइनीज स्कॉलर्स थे उन्होंने इंडिया को क्या नाम दिया। बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट मिलते हैं चाइनीज टेक्स्ट जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया को उन्होंने क्या कहा, यिंतु या फिर यिंदू बोला है। ठीक है, दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली कम्स फ्रॉम सिंधु। कौन से वर्ड से आया है? सिंधु से आया है, यिंदू या फिर यिंतु। सो सिंधु इट बिकम्स हिंदू, हिंदू बिकम्स इंदू एंड इंदू बिकम्स यिंदू। अंडरस्टैंड? तो इंडिया के इतने सारे नाम है, याद रखिएगा। देखो, एक इंटरेस्टिंग हमारे चाइनीज ट्रेवलर थे और यू कैन कॉल इट थिंकर, जिनकी इमेज यहाँ पर दी हुई है, आपको डेस्कटॉप पे दिख रहा होगा। इन्हें बोला जाता है जुआंग जैंग। ठीक है, फॉर्मली ह्योन सांग और हुसैंग सैंग, इस तरीके से। अब क्योंकि चाइनीज नेम है तो नेम को हर पर्सन अपने अलग तरीके से प्रोनाउंशिएट करता है, तो हम कुछ इस तरीके से प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, चाइना से इंडिया में ट्रेवल किया था। कब? 7th सेंचुरी में। ओके, वो 7th सेंचुरी में आए थे। कहाँ से? चाइना से इंडिया। और उन्होंने इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में विजिट किया, बहुत सारे स्कॉलर्स से मिले, बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट उन्होंने कलेक्ट किए। एंड उसके बाद 17 ईयर्स के बाद, पूरे 17 सालों के बाद वो क्या हुए, चाइना रिटर्न हो गए। ओके, और जब वो चाइना गए तो वो यहाँ से जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर गए थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे जो है वो कौन से लैंग्वेज में है? ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स इज इन संस्कृत। यस, संस्कृत में है। ठीक है, तो उन्होंने उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को क्या किया, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया इनटू चाइनीज लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसके अलावा उनके बाद सेवरल अदर चाइनीज स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया और ओवर सेंचुरीज, यानी सेंचुरीज से हम देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जो है हमारे चाइनीज जो स्कॉलर्स हैं वो टाइम टू टाइम इंडिया को विजिट करते रहे हैं। इसके अलावा अनदर चाइनीज वर्ड है जो कि ऑल्सो डिराइव फ्रॉम सिंधु, सिंधु से ही वो वर्ड डिराइव हुआ है, जिसमें फिर इंडिया का नाम इन्होंने क्या रखा, तियाइंजू। ठीक है, बट इसमें हमें ये समझने वाली बात है कि जो ये तियाइंजू वर्ड इन्होंने कहा, तियाइंजू, इसका मतलब था हेवनली मास्टर, है ना, स्वर्ग का देवता। ठीक है, स्वर्ग का टीचर, लीडर, यू कैन कॉल इट एनीथिंग। ठीक है ना, हेवनली मास्टर वर्ड से इन्होंने इंडिया को जो है अपना डिस्क्राइब किया है। दिस रिफ्लेक्ट, और ये क्या बताता है, हेवनली मास्टर का मतलब ये है कि जितने भी एंशियंट चाइनीज ट्रेवलर्स थे वो इंडिया को एक रिस्पेक्ट दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो लैंड ऑफ बुद्धा की थी, है ना, क्योंकि वो बुद्धा को फॉलो करते थे, तो बुद्धा की लैंड है, इसी वजह से वो इंडिया को तिहांसू बोलते थे, यानी कि हेवनली मास्टर बोलते थे। ठीक है, तो यू आर प्रॉपरली क्वाइट फैमिलियर विद द मोस्ट रिसेंट टर्म। हमें पता है हिंदुस्तान वर्ड है ना, हम सब बहुत बोलते हैं हम सब हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तान वर्ड से भी हम बहुत ज्यादा फेमिलियर है। बट यू मे नॉट नो दैट इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन पर्शियन इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, सम 1800 ईयर्स हो, आज से 1800 साल पहले पर्शियन जो इंस्क्रिप्शन है वहां पर सबसे पहली बार हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। So later on, this became the term used by most invaders of India to describe the Indian subcontinent. और उसके बाद इस वर्ड का इस्तेमाल बहुत सारे इन्वेडर्स ने किया, जो भी इंडिया में आए टाइम टू टाइम उन्होंने इंडिया को हिंदुस्तान कहा। ठीक है, सो हमारा जो ये चैप्टर है ये यहीं पर खत्म होता है। तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ा है चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी का। ठीक है, इस न्यू एनसीईआरटी में हमने जो चैप्टर पढ़ा है इसमें हमने पढ़ा कि जो हमारा इंडिया है उसको इंडिया नाम कैसे मिला, हमारा भारत नाम कैसे मिला, जिसमें हमने पर्शियन के बारे में देखा जिन्होंने हमें सबसे पहले सिंधु कहा, सिंधु के बाद इंदु कहा, है ना। उसके बाद हमारे इसी में पता लगा कि जो ग्रीक है, ग्रीक हमें इंदोई, इंडाइक, है ना, इंडाइक, ये सब बोलते थे। क्यों? क्योंकि एच वॉज साइलेंट इन देयर अल्फाबेट। उसके बाद चाइनीज स्कॉलर्स आए, चाइनीज स्कॉलर्स ने भी इंडिया को बहुत सारे अलग अलग नाम दिए, ये दू ये ऊ करके एंड ऑल, है ना। और एट द एंड हिंदुस्तान, हिंदुस्तान वर्ड विच इज वेरी फेमस, है ना, हिंदुस्तान से हम अपने आप को जानते हैं, ये सबसे पहली बार
सरप्राइजिंगली पर्शियन ने यूज किया था 1800 ईयर्स अगो में। इंडियन टेक्स्ट में हमने देखा कि महाभारत के समय में जो है हमें महाभारत से हमें पता लगता है कि हमारे इंडिया को भारत वर्ष भी बोला जाता था, जम्बू द्वीप भी कहा जाता था। इसको अशोका के इंस्क्रिप्शन ने भी वेरीफाई किया कि हाँ जम्बू द्वीपा बोला जाता था। ठीक है, तो ये एक छोटी सी समरी है जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, और इन सब चैप्टर्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल में एंड विद प्रॉपर फैक्ट्स हम चैप्टर अगली क्लास के चैप्टर में पढ़ेंगे। एक चीज और है हमारे यहाँ पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आई गेस इंडिया इंडिया वर्ड जो है यूज किया गया है, हिंदी में इसको भारत बोला गया है। वो आप वेरीफाई कर लेना, एनसीईआरटी की बुक में है ये। ठीक है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आपको आने वाले चैप्टर्स के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे, क्योंकि हम हर रोज हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स क्लासेस वाइज कंप्लीट करेंगे। और जो भी अभी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अभी अपकमिंग सीयूईटी का एग्जाम होगा, कॉमन एंट्रेंस लेवल का जो होगा कॉलेज में, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इन सब चीज़ों को अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो उनको एग्जाम में डेफिनेटली फ़ायदा पहुंचेगा। इसके अलावा ये मेरी टीचिंग, इसमें अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट फील हो रहा है, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन कॉमेंट सेक्शन, आई विल अप्रिशिएट इट। थैंक यू।